ये कहानी है एक भरोसे की, एक वादे की और एक ऐसे धोखे की जो सत्ता के गलियारों में, आप जानते हैं, अक्सर दोहराया जाता है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे अच्छे से अच्छे वादे सत्ता की कुर्सी मिलते ही हवा हो जाते हैं। हम सब कभी ना कभी किसी टीम का हिस्सा बनते हैं ना। एक लीडर चुनते हैं इस उम्मीद में कि अब सब बेहतर होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर इस भावना से वाकिफ हैं तो ये कहानी दिल को छू जाएगी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक फार्म से, जहां जानवरों ने जुल्म के खिलाफ बगावत की, आज़ादी हासिल की, और फिर उसी आज़ादी के नाम पर उन्हें शायद सबसे बड़ा धोखा मिला। चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। हर क्रांति, हर बड़ा बदलाव एक सपने से ही तो शुरू होता है, एक बेहतर कल के वादे से। एनिमल फार्म की क्रांति की शुरुआत भी एक ऐसे ही सुनहरे सपने से हुई थी। मैनर फार्म में मिस्टर जोन्स का एक सिस्टम था। और वो सिस्टम कैसा था? एक ऐसा सिस्टम जो ताकतवर के मजे के लिए कमजोरों को पूरी तरह निचोड़ लेता था। जानवरों से उनकी मेहनत का हर एक कतरा छीन लिया जाता और बदले में मिलता था बस उतना ही खाना जिससे वो जिंदा रहकर अगले दिन फिर से गुलामी के लिए तैयार हो सके। लेकिन फिर एक रात फार्म के सबसे बूढ़े और समझदार सुअर ओल्ड मेजर ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो हर क्रांति की नींव रखता है, हमारी इस हालत का, इस गुलामी का जिम्मेदार कौन है? और उसने जवाब भी दिया, सिर्फ एक, इंसान। उसे सत्ता से हटा दो और आज़ादी हमारी होगी। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक चिंगारी थी। ओल्ड मेजर ने उन्हें एक सपना दिखाया, एक ऐसे राम राज्य का सपना जहां कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। और फिर उसने उन्हें एक गीत दिया जो उस क्रांति का एंथम बन गया, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड। ये गाना एक पॉलिटिकल प्रॉमिस जैसा था, अच्छे दिनों का वादा। उस रात हर जानवर को लगा जैसे आज़ादी बस एक दरवाज़ा ही तो दूर है। लेकिन ओल्ड मेजर की मौत हो गई। लीडरशिप संभाली सुअरों ने, क्योंकि वो सबसे पढ़े लिखे जो थे। उन्होंने ओल्ड मेजर की सोच को एक नाम दिया, एनिमलिज्म। एक ऐसी विचारधारा जिसका सीधा साधा सिद्धांत था कि सभी जानवर बराबर हैं और इंसान ही उनका असली दुश्मन है। और फिर एक दिन जब मिस्टर जोन्स भूखे जानवरों को खाना देना भूल गया तो सब्र का बांध टूट गया। जानवरों ने हमला कर दिया, पुरानी सत्ता उखाड़ फेंकी गई और मैनर फार्म अब बन चुका था एनिमल फार्म। तो आज़ादी के बाद एक नया संविधान बनाया गया। ये 7 सिद्धांत मानो पत्थर की लकीर फॉर्म की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिए गए। ये कोई मामूली नियम नहीं थे, ये पवित्र कानून थे। और इनमें सबसे जरूरी, सबसे पवित्र था आखिरी वाला, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। सभी जानवर बराबर हैं। आज़ादी का वो जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। बहुत जल्द उस आदर्श समाज की नींव में पहली दरार दिखाई देने लगी। कहानी में पहला ट्विस्ट तब आया जब गायों का दूध निकाला गया और शाम तक वो सारा दूध गायब था। जल्द ही पता चला कि दूध और फार्म के सारे सेब सिर्फ सुअरों को खाने के लिए दिए जा रहे हैं। बराबरी के वादे पर यह पहला और सबसे बड़ा हमला था। पर इस नाइंसाफी को सही कैसे ठहराया गया? यहीं से सत्ता का असली खेल शुरू होता है। पार्टी के प्रवक्ता स्क्वीलर ने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। उसने सबको समझाया, देखिए साथियों, हम ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। अरे हम तो ब्रेन वर्कर्स हैं और विज्ञान कहता है कि हमारे दिमागी काम के लिए दूध और सेब बहुत जरूरी हैं। अगर हमारा दिमाग फेल हो गया तो जोन्स वापस आ जाएगा। और बस जोन्स का डर दिखाकर हर सवाल को दबा दिया गया। जानवर चुप हो गए। तो देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है। जो सबसे अहम नियम था उसे तोड़ने वाले कौन थे? खुद लीडर्स। और उन्होंने इसे सही कैसे ठहराया? राष्ट्रहित का वास्ता देकर, बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो इस कहानी में बार बार दोहराया जाएगा। एक बार जब नियम तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया तो नेपोलियन के लिए अपनी तानाशाही स्थापित करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और इसके लिए उसने कुछ बहुत ही कारगर हथियार इस्तेमाल किए। सबसे पहले बाहरी दुश्मन मिस्टर जोन्स के हमले को बहादुरी से रोका गया। इससे सारे जानवर एकजुट हो गए। फिर नेपोलियन ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर स्नोबॉल को निशाना बनाया। स्नोबॉल ने विंड मिल बनाने का एक शानदार आइडिया दिया, लेकिन जिस दिन वोटिंग होनी थी ठीक उसी दिन नेपोलियन ने अपने खूंखार कुत्तों से उस पर हमला करवा दिया। स्नोबॉल को जान बचाकर भागना पड़ा और उसी दिन फार्म का लोकतंत्र भी खत्म हो गया। और फिर नेपोलियन ने ऐलान किया कि विंडमिल तो बनेगा, क्योंकि ये आइडिया तो हमेशा से उसी का था।
तो यहाँ एक सीधा साधा सा राजनीतिक फॉर्मूला सामने आता है। जब आप अंदरूनी मुद्दों पर घिर जाओ तो एक बाहरी दुश्मन या एक बलि का बकरा बनाकर जनता का ध्यान भटका दो, और जो भी सवाल पूछे उसे देशद्रोही घोषित कर दो। नेपोलियन ने स्नोबॉल को एक ऐसा ही दुश्मन बना दिया, एक गद्दार जिस पर फार्म की हर नाकामी का इल्जाम बड़े आराम से लगाया जा सकता था। एक बार जब सवाल पूछने वाले ही खत्म कर दिए गए तो फिर सच को बदलना कितना आसान हो जाता है ना। अब इतिहास, कानून, नियम सब कुछ सत्ता की मर्जी से तय होने लगा। बहुत जल्द सुअरों ने फार्म हाउस में रहना शुरू कर दिया और इंसानों के बिस्तरों पर सोने लगे। ये साफ साफ चौथे सिद्धांत का उल्लंघन था, कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। जब जानवरों ने सवाल उठाया तो उन्हें दीवार की तरफ देखने को कहा गया। वहां नियम बदल चुका था। अब लिखा था, कोई जानवर बिस्तर पर चादर के साथ नहीं सोएगा। स्क्वेलर ने समझाया कि अरे भाई, बिस्तर तो बस सोने की जगह है, असली बुराई तो इंसानी आविष्कार चादर में है। मतलब नेताओं ने अपनी सहूलियत के हिसाब से संविधान ही बदलना शुरू कर दिया था। ये सच को तोड़ मरोड़ने का एक क्लासिक उदाहरण था। फिर एक रात तूफान में आधी बनी विंडमिल ढह गई। नेपोलियन ने इसका इल्जाम भी बिना सोचे स्नोबॉल पर डाल दिया। इसके बाद डर का एक भयानक दौर शुरू हुआ। जब मुर्गियों ने अपने अंडे बेचने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उनका राशन बंद कर दिया गया और 9 मुर्गियां भूख से तड़प तड़प कर मर गईं। फिर नेपोलियन ने एक मीटिंग बुलाई और कई जानवरों से जबरदस्ती कबूल करवाया कि वे स्नोबॉल के एजेंट हैं, और फिर सबके सामने कुत्तों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। फार्म की जमीन खून से लाल हो चुकी थी। उसी शाम नेपोलियन ने क्रांति का वो गीत बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड उसे भी बैन कर दिया। उसका कहना था कि ये तो बगावत का गीत था और बगावत अब पूरी हो चुकी है। असल में सपना अब आधिकारिक तौर पर दफना दिया गया था। धीरे धीरे क्रांति के सारे आदर्श भुला दिए गए और अंत में फार्म घूम फिरकर वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। इस पूरी कहानी में शायद सबसे दुखद अंत बॉक्सर का हुआ। वो घोड़ा जो सबसे वफादार था, सबसे मेहनती, उसके 2 ही नारे थे, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और नेपोलियन हमेशा सही होता है। जब वो काम करते करते गिर पड़ा तो नेपोलियन ने उसे हॉस्पिटल भेजने का वादा किया, लेकिन जिस गाड़ी में उसे ले जाया गया उस पर लिखा था घोड़ों का कसाई। सुअरों ने अपने सबसे लॉयल वर्कर को कसाई के हाथों बेच दिया था और उन पैसों से विस्की खरीदकर जश्न मनाया। कई साल बीत गए, एक नई पीढ़ी आ चुकी थी जिसे बगावत के दिन याद तक नहीं थे। फिर एक दिन जानवरों ने एक ऐसा नज़ारा देखा जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक सुअर अपने पिछले 2 पैरों पर चल रहा था और उसके पीछे पीछे चल रहा था खुद नेपोलियन, जिसके हाथ में एक चाबुक था। और भेड़ें एक नया नारा लगा रही थीं, 4 legs गुड 2 legs बेटर। मतलब 4 पैर अच्छे, 2 पैर और भी अच्छे। क्रांति पूरी तरह से उल्टी हो चुकी थी। जो कभी दुश्मन की पहचान थी, आज वो सत्ता का प्रतीक बन चुकी थी। जब जानवर दौड़कर दीवार के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां अब 7 सिद्धांत नहीं थे, वहां सिर्फ एक ही सिद्धांत बचा था। All animals are equal, but some animals are more equal than others। यानी सारे जानवर बराबर हैं, पर कुछ जानवर दूसरों से कुछ ज्यादा ही बराबर हैं। खेल खत्म हो चुका था। उसी रात सुअरों ने इंसानों को डिनर पर बुलाया। बाहर खड़े जानवर खिड़की से अंदर झांक रहे थे। उन्होंने देखा कि सुअर और इंसान एक ही टेबल पर बैठकर ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। जानवर कभी सुअरों के चेहरों को देखते और कभी इंसानों के, पर अब उनमें फर्क करना नामुमकिन हो चुका था। चेहरे बदल गए थे, लेकिन जुल्म का सिस्टम वही था। सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता का स्वभाव ही यही होता है? क्या हर क्रांति का अंत ऐसा ही होता है?